वेलकम टू द चैनल बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि और भी प्रश्न लेकर आऊंगी, तो ये राष्ट्रीय आय गणना की शुद्ध उत्पाद जो विधि है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन 2016 से 2019 तक सीबीएसई बोर्ड एवं विभिन्न राज्य बोर्डों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं, क्योंकि 7 तक की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मध्यवर्ती उपभोग की गणना कीजिए। और जी हाँ, जब कभी भी आपको मध्यवर्ती उपभोग निकालना हो तो आप टोटल बिक्री में से सारी चीजों को घटाते हैं। तो बिक्री में से आपको घटा देना है कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, अर्थात जब साधनों को काम पे लिया गया था तो जो मूल्य वृद्धि की गई थी उसको घटा देना है बच्चों। और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना ही है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का आधिक्य होता है। और मूल्य ह्रास तो हर साल निकालते हैं हम, इसलिए उसको हमें घटा देना है। और अप्रत्यक्ष कर बिक्री में शामिल होता है, इसलिए उसे भी हमें घटाना होगा। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200 लाख। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालिए। जी हाँ, और ये देखिए उसने प्रश्न में भी दे दिया है कि उत्पादन की बिक्री की इकाइयां 700 हैं और उत्पादन की प्रति इकाई कीमत 15 है बच्चों। तो आप समझ ही गए कि जो बिक्री की इकाइयां हैं और जो कीमत है उसका तो गुणा हमको करना ही होगा। और इसीलिए बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने के लिए आपको उत्पादन की बिक्री की जो मात्रा है उसमें उसकी प्रति इकाई कीमत का गुणा करना होगा। उसमें स्टॉक की शुद्ध वृद्धि को तो जोड़ना ही रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यवर्ती लागत को हमें घटाना होता है और साथ ही मूल्य ह्रास को भी घटाना होता है। क्यों? क्योंकि वो हर साल हम निकालते ही हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 700 इंटू 15 वो हो जाएगा 10,500। और फिर आप घटा देंगे स्टॉक की शुद्ध मूल्य वृद्धि माइनस में दी हुई है, इसीलिए धन गुणा ऋण ऋण हो गया है। और साथ ही में 6,200 जो है वो मध्यवर्ती लागत है जिसे घटाना है, और मूल्य ह्रास 500 जिसे घटाना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3000। अब बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, जो ये कहता है कि स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग कि कारक लागत पर जो शुद्ध मूल्य वृद्धि है उस टोटल अमाउंट को आपको लेना होगा। तो टोटल शुद्ध मूल्य वृद्धि हो गई 17,600, और उसमें से आपको जितनी बिक्री हो चुकी है 30,000 उसे घटाना है। लेकिन मध्यवर्ती लागत को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि स्टॉक में वृद्धि तो तभी हुई होगी ना बच्चों जब चीजें खरीदी गई होंगी, और जब चीजें खरीदी गई तो हो गई ना मध्यवर्ती लागत। उसके बाद अचल पूंजी का उपभोग, देखिए फिर से नया नाम दे दिया इसने। किसको? मूल्य ह्रास को इसने यहाँ पर नया नाम दे दिया है। और चूंकि हम स्टॉक में परिवर्तन निकाल रहे हैं, इसलिए मूल्य जिसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं उसे तो हमें जोड़ना ही होगा। और अप्रत्यक्ष करों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती ही हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 1000 लाख। अब प्रश्न क्रमांक 11वें की ओर चलते हैं, जो है कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। और जो मद दिए गए हैं जरा देख लीजिए, वो है बिक्री, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक। तो भाई अंतिम और प्रारंभिक अगर स्टॉक दिया है तो हमको स्टॉक में परिवर्तन तो निकालना ही होगा। और अब तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह याद भी हो गया है कि मूल्य ह्रास के साथ क्या किया जाता है और अप्रत्यक्ष करों के साथ क्या होता है। तो अगर आपको कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी है तो आपको बिक्री में से स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना होगा। तो स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक करते हैं तो वो आ जाता है स्टॉक में परिवर्तन। साथ ही अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना होगा। अब आप कहेंगे क्यों मैडम, क्यों जोड़े? अरे भाई कारक लागत पर है ना, तो जब आपने कच्चा माल खरीदा, जब आपने मजदूरों को काम पे रखा, तो जो भी टैक्सेशन था उसको तो पे किया था ना, तो इसीलिए आपको अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना होगा। और मूल्य ह्रास और मध्यवर्ती उपभोग को हम घटा देंगे, क्योंकि मध्यवर्ती उपभोग तो बिक्री में खुद ही शामिल है। तो इस तरह हमारी निकल आएगी कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि 33 लाख।
अब ठीक अगला प्रश्न भी सेम यही है, 2016 में बड़ा फेमस प्रश्न ये रहा है, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। और इसमें क्वेश्चन की जरा ट्विस्ट को देखिए, 10 वर्ष के जीवन काल की स्थायी उपभोग उत्पादक वस्तुएं। कई बच्चे तो इस लाइन को पढ़ने के बाद ही कंफ्यूज हो गए थे कि व्हाट टू डू, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ था स्थायी पूंजी का उपभोग, जिसे एक नए और ट्विस्ट नाम के साथ बोर्ड ने बच्चों के सामने रखा था। फिर एक उपयोग उत्पादक वस्तुएं, भाई वस्तुओं के प्रकार में आपने पढ़ा है ना कि कई ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनका सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है, तो उसे दे दिया गया है। बिक्री को दे दिया गया है, अनबिके माल को दिया है, और उत्पादन पर कर मतलब कि कस्टम ड्यूटी भी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने का एक ही तरीका होता है कि आप बिक्री में स्टॉक के परिवर्तन को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो मध्यवर्ती उपभोग की वस्तुएं या एक उपयोग उत्पादक वस्तुएं हैं उसे घटा दीजिए, घिसावट व्यय को घटा दीजिए और कस्टम ड्यूटी को भी घटा दीजिए। तो इस तरह आपका टोटल आंसर आ जाएगा 15 लाख। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि मैडम ये जो है वर्ष के दौरान में अनबिका माल, उस वर्ष के दौरान में अनबिका माल को तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि वर्ष में जो अनबिका माल कहलाता है बच्चों, उसको यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टॉक में परिवर्तन में शामिल रहता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो फिर से वही बात, भाई बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, लेकिन यहाँ पर तो वस्तु की इकाई और कीमत नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल बिक्री को लेंगे, उसमें स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि हुई है उसे जोड़ देंगे, कच्चा माल और घिसावट व्यय जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, हम जानते हैं, उसे हमें क्या करना है, घटा देना है। तो इस तरीके से बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि आ जाएगी। फिर अगला प्रश्न भी बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि का था। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि बिक्री में हमेशा ही स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा जाता है और उसी के साथ ये जो एक उपयोग उत्पादक वस्तु या निर्यात होता है, निर्यात को आप जोड़ेंगे, लेकिन एक उपयोग उत्पादक वस्तु को आप हमेशा ही घटाएंगे बच्चों। तो आप इस नियम को याद रखिए, सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 80 लाख। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन सैंपल पेपर का था, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2019 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन था तो डेफिनेटली 2021 में कहीं पॉसिबिलिटी है कि इसे मेन में शामिल कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित लेन देन और फर्म बी का उत्पादन मूल्य और मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। और देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से, किस फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। फर्म ए ने फर्म बी को 80 करोड़ की, फर्म सी को 50 करोड़ की, मतलब फर्म ए बेच रहा है ना सारी चीजें, परिवार को 30 करोड़ की वस्तुएं बेची। मतलब बंदे ने तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है भाई कि 160 करोड़ की वस्तुएं 3 जगह पर बेच दी, लेकिन 10 करोड़ की वस्तुएं उसके बिना बिके रह गई। ठीक, ये फर्म ए की कंडीशन। फर्म बी की कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि फर्म बी ने सी को 70 करोड़ की, फर्म डी को 40 करोड़ की, अब जोड़ते जाइए यहीं पे 70 और 40, ये हो गया 110 करोड़, और 30 करोड़ की वस्तुओं का निर्यात कर दिया, मतलब 140 करोड़, और 5 करोड़ की वस्तुएं सरकार को बेच दी, मतलब 145 करोड़, ये उसने टोटल बेचा। अब हमको निकालना है फर्म बी का उत्पादन मूल्य और उसकी मूल्य वृद्धि। तो चलिए करते हैं भाई। तो ये देखिए फर्म सी डी को जो उसने बेचा, निर्यात और सरकार को जो बेचा, टोटल आ गया 145 करोड़। उसका टोटल इतना बेचने का काम उसने किया है। अब उसमें हम फर्म बी की अगर मूल्य वृद्धि निकालना चाहते हैं तो टोटल जो उसने बेचा है, जो उसके उत्पादन का मूल्य रहा है, उसमें से फर्म ए से जो खरीदा है आप उसे घटा दीजिए। हमने घटा दिया, आ गया 65 करोड़। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एकदम पैराग्राफ में दे दिया। सीधा सीधा फर्म बी का उत्पादन मूल्य 145 करोड़ है भाई, और उसने जो मूल्य वृद्धि की है वो है 65 करोड़ रुपए। खरीदा तो बंदे ने सिर्फ 80 करोड़ का सामान, पर उसे बढ़ा बढ़ा के सरकार को यहाँ वहाँ बंदे ने बेच दिया 65 करोड़ का सामान। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं बच्चों। कई बार बोर्ड में आप पढ़िए, प्रश्नों को समझिए, फिर क्वेश्चन खुद ही बोल उठेगा, मैं ऐसे सॉल्व होता हूँ। बस
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड आई ऑलवेज विथ यू, रिमेंबर इट। चैनल पर बने रहिए।